अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सनी और आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 12 जो कि फ्रिक्शन होगा उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में फोर्स और प्रेशर वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में बहुत सारा चीज़ बता दिए हैं, लाइक फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करें, रिड्यूस करें, कॉजेज ऑफ द फ्रिक्शन, एवरीथिंग, हर चीज़ लगभग वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं हम लोग। लेकिन फिर भी ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है फ्रिक्शन का, तो फिर भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आइए थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में। चैप्टर 12 जो कि हमारा क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फ्रिक्शनल फोर्सेस किसे कहते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्सेस किसे कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्सेस है। इट इज एन अपोजिंग फोर्सेस, एक अपोजिंग फोर्सेस है जो कि हर ऑब्जेक्ट के मोशन को रेसिस्ट करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मोशन करने की कोशिश करता है, लाइक अगर इस चौक को हम इस बोर्ड के ऊपर मोशन करवाने की कोशिश करें तो ये बोर्ड कुछ ना कुछ फोर्सेस लगा करके इस चौक के मोशन को रेसिस्ट कर रहा है, और जितना फोर्स लगा करके रेसिस्ट कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, उसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्सेस है। इसमें हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन में क्या, इट इज एन अपोजिंग फोर्सेस, ये एक अपोजिंग फोर्सेस है, अपोजिंग फोर्सेस दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखो एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ एनदर ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक्ट मोशन करने की कोशिश करता है तो उसको अपोज करता है, उस फोर्सेस को फ्रिक्शनल फोर्सेस कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ एनदर ऑब्जेक्ट, क्लियर है? फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, ऑलवेज अपोजिंग, ठीक है। दूसरा, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है, खुद से अपना डायरेक्शन और अमाउंट ये खुद ब खुद अपना एडजस्ट कर लेता है। लाइक मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। मान लेते हैं एक सरफेस, इस सरफेस के ऊपर इस ब्लॉक को रखा हुआ है। एक आदमी यहाँ से इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक, इसे पुश कर रहा है। तो अगर ये जो लड़का है इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा या अपोजिट डायरेक्शन में, मेरे तरफ, इस आदमी की तरफ लग रहा होगा, यानी कि दिस वे फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा होगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये ना फ्रिक्शनल फोर्सेस है। लेकिन अगर इसी आदमी को तुम क्या कर दो, इधर साइड से लगा दो, लाइक अगर यही सिचुएशन को तुम उल्टा कर दो, यही ब्लॉक है और ये जो मैन यहाँ पे खड़ा है, ये मैन अब यहाँ पे खड़ा हो जाए, यही सरफेसेस है ना, और ये मैन इधर साइड से अब इस ब्लॉक को क्या कर रहा है कि पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अब किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या ये ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? जब ये इस डायरेक्शन से उधर बॉक्स की तरफ पुल करता है, हम इसमें डायरेक्शन का नाम लिख देते हैं तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। सपोज दैट ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये जो है ये वेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट है और ये है वेस्ट। अब अगर जो है ये मैन है ये वेस्ट की तरफ पुश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है, लेकिन ये मैन क्या किया कि सोचा कि चलो फ्रिक्शनल फोर्स अगर ईस्ट की तरफ है तो हम इधर ही जाकर के पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मैन जो है ये ईस्ट वेस्ट की तरफ आ गया और ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, उस डायरेक्शन में, सामने वाले डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा था, ईस्ट में लग रहा था, वो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर लिया और अमाउंट को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्सेस होता है और फ्रिक्शनल फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस होता है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्सेस के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, कलरफुल चौक का डब्बा खरीद करके लाए हैं। तो आज सतरंगी बोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बोर्ड को पलट करके और चौक वाला लेकर के आए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये अब से एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्सेस होता है। द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, याद रखना, द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रिबोलॉजी। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, स्टडी ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ फ्रिक्शन और उसका जो इफेक्ट होता है उसे हम लोग ट्रिबोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्रिबोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन इन स्पेक्ट इज कॉल्ड ट्रिबोलॉजी। हाँ, एक चीज और है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे मोशन कर रहा है। क्या कोई ऑब्जेक्ट, ये तो समझ गया ना कि ट्रिबोलॉजी क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना ट्रिबोलॉजी कहलाता है, ठीक है, उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ना ट्रिबोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा है। क्या एयर में फेंक देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लगेगा? लगेगा। क्या वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लगेगा? तो भी लगेगा, है ना। दैट मीन्स कि द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द सॉलिड सर्फेसेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सर्फेस पे नहीं होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द लिक्विड एंड द गैसेस ऑल्सो। फ्रिक्शनल फोर्सेस लिक्विड और गैसेस के अंदर भी होते हैं, और लिक्विड और गैसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्रैग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। इसे मिटा देते हैं कि, और इसमें हम नीचे लिखते हैं, इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग, ये फोटो बना लीजिएगा। और हाँ, जितना आंख यहाँ पे बना हुआ है उतना ही आंख आपके कॉपी में भी बना हुआ होना चाहिए। अगर इसमें 2 आंख है और अगर इसका आंख छोड़ दिए हैं तो उतना ही आंख। बाल भी जितना बना है, अगर 2 बाल बना है तो 2 बाल आपके कॉपी में होना चाहिए। आप लोग देख करके भी गलत उतारते हो, ठीक है, इसलिए ये नया रूल लगा है। चलो इसको मिटा देते हैं हम। मिटा करके यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, वीडियो में मतलब टाइम देना सही नहीं है। देखिए, तो हम लोग ये पढ़ लिया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस। यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट लिखना था, ये लिखना था कि द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सरफेस पे नहीं होता है, सॉलिड सरफेसेस ओनली। इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द acts on the acts by the gas or liquid molecules। गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी इस पे एक्ट करवाते हैं। और द फ्रिक्शनल फोर्स exerted या उसको एक्ट भी कह सकते हो, एक्टेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू जब फ्रिक्शनल फोर्सेस लगता है उसे हम लोग ड्रैग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? DRAG, ड्रैग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं, इज कॉल्ड ड्रैग। क्लियर है? तो इसे भी नोट डाउन कर लोगे। फ्रिक्शनल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ही नहीं लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस लिक्विड और गैसेस भी लगाते हैं, और लिक्विड और गैसेस जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है क्या उसका मेजरमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ, इसका मेजरमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? एक होता है हमारे पास डिवाइस, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। देखे हो स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है समझते हो? व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? देखो, स्प्रिंग बैलेंस समझते हैं। एक पॉइंट लिख लेना कोने में कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है जानना जरूरी है। क्या होता है समझते हैं। गिर गया, ये हमेशा होता है मेरे साथ, चौक हमेशा टूट जाता है। देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंसेस क्या होता है। स्कूल में तो टूटता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ तो मुफ्त का चौक मिल जाता है ना। यहाँ पे टूटता है तो फ़र्क पड़ता है, चौक खरीद करके लाना पड़ता है। देखो, स्प्रिंग बैलेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्प्रिंग बैलेंसेस क्या होता है? आप लोग देखे हुए कि जो गैस का वेंडर घर पे आता है तो गैस का वेंडर अपने साथ एक डिवाइस लिए हुए रहता है, वो उसको ऐसे अटैच कर देता है, नीचे उसका हुक लगा हुआ रहता है। इस तरीके का एक डिवाइस आप लोग देखे होंगे, ऐसा एक डिवाइस रहता है। इसके बीच में एक ग्रेजुएटेड स्केल्स होते हैं, है ना, ऐसे स्केल्स होता है।
ग्रेजुएटेड स्केल्स मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपको दिया हुआ रहेगा 1 kg 2 kg 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना हुआ रहता है कितना केजीज का, ठीक है, ऐसा स्केल बना हुआ रहता है। एक साइड में तुम्हारा जो रहता है यहाँ पे वो होता है पॉइंटर, यहाँ पर क्या है पॉइंटर होता है, ये होता है पॉइंटर, और इसके पीछे जो होता है वो क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है, इस तरीके से क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है ना। और यही क्वाइल्ड स्प्रिंग यहाँ से एक हुक लगा हुआ रहता है ऐसा, और यही हुक में क्वाइल्ड स्प्रिंग फंस जाता है और यहाँ पर लगा हुआ रहता है इस तरीके का एक गोल सा, जिसको हम लोग पकड़ करके इसको उठाते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग को वेट ना मेजरमेंट करना होता है, किसी भी चीज़ का, लाइक अगर ये ब्लॉक ले लेते हैं, इस ब्लॉक का हमें वेट का मेजरमेंट करना है, तो इस ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रस्सी से बांध लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस हुक के ऊपर ऐसे बस लटका देंगे, है ना। जैसे ये हुक के ऊपर लटकाएंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ है वो ऊपर से, जो हुक्स है वो ऊपर से नीचे आएगा। ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऊपर से नीचे क्या करेगा, आएगा, और जो स्केल है ऊपर से नीचे आएगा, जो भी यहाँ पे तुम्हारा वेट दिखाई देगा वही उसका वजन हो जाएगा। अब इसको हम लोग फ्रिक्शन का मेजरमेंट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो स्प्रिंग बैलेंस के पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग बैलेंस के नीचे क्या होता है, क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है, और वही क्वाइल्ड स्प्रिंग जब स्ट्रेच होता है, जब कोई भी ब्लॉक को हम लोग लेकर के खींचते हैं तो क्वाइल्ड स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, और वही स्ट्रेच होने के बाद जो यहाँ पे इसका जो भी ये हुक लगा हुआ है, इसका जो इंडिकेटर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर ऊपर से नीचे आता है, और फिर उसके बाद पता चल जाता है कि आपका वेट क्या है, कितना वजन है। वैसे ही इसको फ्रिक्शन को पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ब्लॉक रख देते हैं, जैसे एक टेबल हो गया और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर हम लोग एक ऐसा हुक लगा देते हैं, और इसी के अंदर एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लेकर के आते हैं, है ना, और स्प्रिंग बैलेंस ला करके ऐसे इसको फंसा देते हैं, और इधर साइड से हम लोग एक हाथ धर करके यहाँ से इसको खींचते हैं। जब इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे इसका जो इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर यहाँ पे दिखाएगा कि भाई कितना केजी इसका वेट है, कितना केजी है। जब तक वो खिंचाए नहीं तब तक देख लो कि आखिरी कितना केजी तक जा रहा है, उसके बाद ये वहाँ पे खिंचा रहा है। आखिरी जितना न्यूटन तक फोर्सेस ये लगाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जा सकता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द वेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये एक डिवाइस है, और ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना लगाया जाता है उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस जितना लगा रहा है उसको हम लोग वेट कहते हैं, तो वेट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को भी मेजरमेंट करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज कर लेंगे। उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखना होगा और यहाँ से हुक लगा करके खींचेंगे, जितना फोर्सेस हुक पे यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ 10 kg 5 kg या समथिंग kg, उतना न्यूटन तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो स्प्रिंग बैलेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि स्प्रिंग बैलेंस के पीछे एक क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है। क्या होता है, एक क्वाइल्ड स्प्रिंग होता है, और जब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से हुक्स को खींचते हैं तो क्वाइल्ड स्प्रिंग ऊपर से नीचे खिंचाता है, जिसके वजह से उसका जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, और वो इंडिकेटर जा करके उस ग्रेजुएटेड स्केल के जिस पॉइंट पर जाकर के पॉइंटर होता है, पॉइंटर जिस पॉइंट पर जाकर के रुक जाएगा, जितना केजी या जितना न्यूटन पर जाकर के रुक जाएगा, उतना ही न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्सेस का वैल्यू, या फिर उतना ही न्यूटन जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू माना जाएगा। समझ गए। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीज़, फ्रिक्शन को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस को कितने पार्ट में डिवाइड किए, 2 पार्ट में। देखना, जो फ्रिक्शन है इसे कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक जो पार्ट है हमारा वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो कहलाता है डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। डायनेमिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, रेस्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। डायनेमिक का मतलब इसको हम लोग काइनेटिक भी बोलते हैं, इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे यानी कि मूवमेंट करते रहे तो उस केस में लगने वाला फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन। और जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहे, ऐसा थोड़ी हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं तो मेरे पैर के और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं लगा। स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेशन जो है
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है या नोट्स भी PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर के डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उतना डेफिनेशन बोर्ड पे लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो हम बोल देते हैं इसको, वीडियो को स्लोमो करके लिख लेना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एक्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर नॉट मूविंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, इट इज जस्ट रेस्टिंग ऑन ईच अदर। व्हेन टू सरफेसेस आर रेस्टिंग ऑन ईच अदर, एट दैट टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसी तरीके से डायनामिक फ्रिक्शन कब कहते हैं? व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव कर रहा होता है, एट दैट टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायनामिक फ्रिक्शन और द काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पे मोशन कर रहा है तो उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम लोग काइनेटिक या फिर डायनामिक फ्रिक्शन कहेंगे। इसका एक चीज और समझना, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहा जाता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है तो बताते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है या टेबल का ही इसको ब्लॉक टेबल का ही समझ लो सरफेस, इसके ऊपर एक लकड़ी का ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर लकड़ी का एक ब्लॉक ऐसे हम लोग रख दिए हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं, धर करके इस ब्लॉक को खींच रहे हैं हम लोग। तो लेकिन ये ब्लॉक जब एकदम जस्ट मूव करने वाला होगा, मूव करने से जस्ट थोड़ा सा पहले, उस समय इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। समझ रहे हो क्या? ये अभी खींच रहे हैं, इस पे ताकत लगा करके खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये खिंचाया नहीं है, जस्ट मोशन करने ही वाला है। एट दैट टाइम इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। उसके बाद इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा? इस पे जब मोशन करने लगेगा तो क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, एकदम जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग पर अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम मूव करने ही वाला है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या? उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे हम लोग कह सकते हैं कि द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये कब लगता है? इट एक्ट्स when the object is at the verge of moving, एकदम जस्ट मूव करने वाला होगा ही, तब उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा जो होता है हमारा क्या? वो होता है रोलिंग, और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? यानी कि मोशन दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो इस चौक को हम इसके ऊपर ऐसे रोल करवा सकते हैं जैसे अभी रोल कर रहा है, या फिर हम इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करवा सकते हैं। ये बताओ कि कौन ज्यादा आसान है? रोल करवाना ज्यादा आसान है या स्लाइड करवाना ज्यादा आसान है? विच इज मोर इजियर, रोलिंग और स्लाइडिंग? रोल करवाना ज्यादा आसान है। रोल करवाना ज्यादा आसान है, इसका मतलब रोल पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिंग फोर्सेस कम लग रहा है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है क्या? रोलिंग फ्रिक्शन कम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन होगा? तो सबसे ज्यादा होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? मतलब वही लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग कह सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर आएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, तब आ जाएगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तब सबसे कम आ जाएगा हमारा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद आ जाता है हमारा स्टैटिक, है ना। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक, या फिर इसे हम लोग स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, स्टैटिक या काइनेटिक हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, है ना। स्टैटिक या स्लाइडिंग, ठीक है। ये तो डिपेंड करेगा कि कितना आप उस पर फोर्स लगा करके मोशन करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टैटिक या स्लाइडिंग आ गया, और सबसे कम जो होता है वो होता है हमारा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई हमसे पूछ दे कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, तो वो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा, विच फ्रिक्शन एक्ट्स एज द मैक्सिमम, तो वह हो जाएगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? समझ गया? मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा? रोलिंग फ्रिक्शन। बेटा इसको
आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है किन चीजों पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस का कारण क्या होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉजेज क्या हो सकते हैं, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन, बताओ फ्रिक्शनल फोर्सेस क्यों होता है। आखिर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मोशन करवाते हैं तो क्यों अपोज करता है, क्या कारण हो सकता है। तो अपोज करने के दो वजह हो सकते हैं। एक तो वजह हो सकता है क्या, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक वजह हो सकता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, दूसरा नीचे ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक, इन दोनों ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, ठीक, ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, ठीक। ये दोनों ब्लॉक का जो सेपरेशन पॉइंट है समझ लो कि ये सेपरेशन पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर दोनों ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ठीक। नीचे वाले को येलो से कर देते हैं और ऊपर वाले को ब्लू से कर देते हैं। ये मान लेते हैं ये है सेकेंड वाला पार्ट है और ये है जो है वो ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है कि इसके मॉलिक्यूल्स और इस येलो वाले के मॉलिक्यूल्स, दोनों ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स आपस में से कांटेक्ट में है ना, चिपके हुए। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्सेस लगेगा, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कुछ फोर्सेस लगा करके अट्रैक्ट करेंगे, वही मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहलाता है। अब मान लेते इस मॉलिक्यूल को तुम यहाँ से दूर लेकर के जाओगे, इससे आगे बढ़ाओगे, इधर साइड में बढ़ा दो या उधर साइड में बढ़ा दो, किसी साइड में अगर तुम इस मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल ए हो गया, मॉलिक्यूल बी हो गया, किसी भी तरह का से अगर मॉलिक्यूल बी को मॉलिक्यूल ए से अगर तुम दूर करते हो तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है। जैसे मान लेते हैं कि दो चुंबक हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त अट्रैक्टिंग फोर्सेस लग रहा है। जैसे ही हम लोग मान लेते हैं ये दोनों में से किसी एक चुंबक को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको उधर मोशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला जो चुंबक है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसके मोशन को अपोज करेगा। उसी तरीके से यहां पर होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक जबरदस्त मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग चुका है। और जैसे ही आप एक पहले वाले ब्लॉक को दूसरा वाले ब्लॉक पे मोशन करने की कोशिश करिएगा तो जो ब्लॉक बी होगा वो ब्लॉक ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वही मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट करेगा और सोचेगा कि तुम हमसे दूर मत जाओ, है ना। और यही वजह हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट होने की वजह से। जो फोर्स लगाता है वो फोर्सेस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वही फोर्सेस फ्रिक्शन फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक कारण है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ठीक। दूसरा वजह क्या हो सकता है, दूसरा वजह यह हो सकता है, दूसरा वजह हो सकता है कि सरफेस का इंटरलॉकिंग हो जाना। इंटरलॉकिंग कब होगा सरफेसेस का, तो मान लेते हैं कि एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, किसी भी सरफेस को अगर तुम ये करके ये अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, कितना भी स्मूथ सरफेस होगा उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा तो ऐसा ही दिखेगा, रफ दिखेगा, है ना। तो एक सरफेस ऐसा है और दूसरा इसके ऊपर हम लोग एक और सरफेस बना देते हैं, एक और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उसका सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से उसका जो सरफेस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसका सरफेस हो गया, ठीक, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका सरफेस हो गया, ठीक। अब बताइए कि क्या, बताओ यहां पे कि क्या यहां पे इंटरलॉकिंग क्रिएट हो रहा है, यहां पर क्या यहां पर इंटरलॉकिंग हो रहा है, यहां पर इंटरलॉकिंग हो रहा है, यहां पर इंटरलॉकिंग हो रहा है, हर जगह इंटरलॉकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर जगह ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक में आकर कैसे फंस जा रहा है कि नहीं फंस जा रहा है ना। तो यही इंटरलॉकिंग हो जाता है। दुनिया में कोई सरफेस सुपर स्मूथ सरफेस नहीं है, उसको नहीं माना जाता है, ठीक है। कोई सरफेस स्मूथ 100% स्मूथ है ही नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है ना। हर सरफेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस लगता ही है, चाहे वो कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन हर सरफेसेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस लगता ही लगता है, ठीक है। तो उसी के वजह से हमारा कुछ ना कुछ रफनेस है ही है, उबर खबर सरफेसेस है ही है। तो इसी के वजह से क्या हो जाता है
कि इन दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाता है। किसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो जाता है? तो सरफेस के रफनेस की वजह से इंटरलॉकिंग हो जाता है। और ये इंटरलॉकिंग जो है वो दूसरा कारण है फ्रिक्शनल फोर्सेस के एराइज होने का। इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस ड्यू टू रफनेस, है ना। और ये रफनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा तरीके से इंटरलॉकिंग होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेगा। ये रफनेस जितना कम होगा उतना ही कम इंटरलॉकिंग होगा और उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारा जनरेट होगा। क्लियर है? अब इसके आगे है हमारा क्या, ये तो कॉजेज हो गया फ्रिक्शन का। इसके आगे है ऑन व्हाट थिंग्स द फ्रिक्शनल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन, और फ्रिक्शनल फोर्सेस को कैसे इंक्रीज करें, फ्रिक्शनल फोर्सेस को कैसे डिक्रीज करें, ये चीजें हैं। क्या फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए फायदेमंद है, दैट इज द उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीज ऑलरेडी बता भी चुके हैं पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर भी इसे हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियोस में ऑलरेडी 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो, आई डोंट नो कितना मिनट का हुआ है, क्योंकि हम तो इधर शूट करो उधर, मेरे को थोड़ी पता दिख थोड़ी रहा कि कितना मिनट हो चुका है। तो ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, बोरिंग फील कर रहे होगे, थोड़ा सा माहौल जो है वो धार्मिक माहौल अभी है, सब लोग अपने घरों के छुट्टियां मना रहे हैं, और छुट्टी वाले माहौल में अगर सर पढ़ाना स्टार्ट कर दे इतना ज़्यादा तो फिर लगेगा कि क्लासरूम ही क्रिएट हो गया घर के अंदर, है ना। तो इससे बेटर है कि हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, बाकी जो है इसके आगे का चीज़ हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।